नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। डीडी न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको दिन भर से जुड़ी बड़ी खबरें, लेकिन शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। मां गंगा और काल भैरव के आशीर्वाद के साथ प्रधानमंत्री का वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से नामांकन। देश की सबसे बड़ी पंचायत में काशी के तीसरी बार प्रतिनिधित्व के लिए मांगा जन आशीर्वाद। बनारस की सेवा को बताया सम्मान की बात। प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन के दौरान दिखी एनडीए की एकजुटता और मजबूती। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत एनडीए के तमाम कद्दावर नेताओं ने की शिरकत। 400 से अधिक सीटें जीतने का किया दावा। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का काम पूरा। हिमाचल की मंडी सीट से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत और चंडीगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार मनीष तिवारी ने भरा पर्चा। 1 जून को मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झारखंड के कोडरमा में चुनावी रैली। इंडी गठबंधन पर बोला जमकर हमला। बताया भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण का सबसे बड़ा मॉडल। कहा मोदी को चुनौतियों को टालना नहीं, टकराना आता है। भाजपा ने चुनाव प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ की अमेठी में जनसभा। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के बनगांव में भरी हुंकार। कहा सीएए पर झूठ बोल रही है ममता दीदी, कर रही है वोट की राजनीति। विपक्ष ने भी तेज किया चुनाव प्रचार। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की झांसी में साझा रैली। प्रियंका गांधी ने अमेठी में तो सचिन पायलट ने रायबरेली में किया प्रचार। दूसरे अन्य पार्टियों ने भी प्रचार को दी धार। आश्वासन के बावजूद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में नहीं थम रहा जन आक्रोश। महंगाई और पाकिस्तान सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। मंगलवार को मनाया गया काला दिवस। मृतकों को किया गया याद। फ्रांस में 77वें कैन फिल्म फेस्टिवल का आगाज। भारत पर्व में सेव द डेट का होगा विमोचन। दुनिया भर के बड़े चेहरे रेड कार्पेट की बढ़ाएंगे शान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। नामांकन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने दशाश्वमेध घाट पर गंगा पूजा की और काल भैरव मंदिर में आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचने पर भारी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। उनके नामांकन के लिए अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकालने वाले पंडित गणेश्वर शास्त्री के साथ ही बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर प्रस्तावक बने। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी लोकसभा में स्थान करने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ। वाराणसी से लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन भर दिया। बीते 2 लोकसभा चुनाव में काशी ने प्रधानमंत्री को भरपूर आशीर्वाद दिया और दोनों बार रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाई। बीते 10 साल के दौरान प्रधानमंत्री और काशी के बीच बना रिश्ता भी अटूट बन चुका है। लोकतंत्र है, लोगों से आशीर्वाद भी मांगेंगे और लोग आशीर्वाद देंगे भी, लेकिन ये रिश्ता जनप्रतिनिधि वाला नहीं है। ये रिश्ता किसी और ही अनुभूति का है जो मैं फील करता हूं। वाराणसी से जब तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनावी मैदान में हैं, तो उनके मुख्य प्रस्तावक बने गणेश्वर शास्त्री। पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग और गणेश्वर शास्त्री के साथ साथ लालचंद्र कुशवाहा, संजय सोनकर और पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता बैजनाथ पटेल भी प्रस्तावक बने। बढ़िया अनुभव कर रहे हैं, संगठन का काम करते हैं निस्वार्थ। उसी का परिणाम है कि आज मैं प्रस्तावक हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सांस्कृतिक राजधानी काशी की पहचान बीते 10 साल में और भी फैली है। भव्य विश्वनाथ धाम अपनी अलौकिक छवि के साथ पूरी दुनिया में छटा बिखेर रहा है।
नामांकन से ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई। बीएचयू गेट पर पंडित मालवीय को माल्यार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री का रोड शो 80 शिवाला मदनपुरा होते हुए गोदौलिया और उसके बाद बाबा विश्वनाथ धाम पहुंचा था। जनता के आशीर्वाद के साथ साथ देव का भी आशीर्वाद, सब प्रधानमंत्री के साथ। और जब मंगलवार की सुबह दशाश्वमेध घाट पर प्रधानमंत्री सदा नीरा पावन मां गंगा के तट पर आशीर्वाद लेने पहुंचे तो सभी के मन में प्रधानमंत्री और मां गंगा के बीच आत्मीय लगाव जीवंत हो उठा। मैं जब 2014 में काशी गया तो मेरे मुंह से ऐसे ही एक भाव निकल गया, न मैं यहां आया हूं न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। लेकिन आज 10 साल के बाद मैं पूरे भावुकता से कह सकता हूं, आज मुझे लगता है कि मां गंगा ने मुझे गोद लिया है। काशी की संस्कृति में प्रधानमंत्री मोदी कैसे रच बस गए हैं, इसकी झलक उनके एक एक कदम से नजर आती है। बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया, उत्तर वाहिनी गंगा का आशीर्वाद, और उसके बाद नगर कोतवाल काल भैरव के दरबार में भी प्रधानमंत्री ने हाजिरी लगाई। नामांकन से ठीक पहले प्रधानमंत्री ने नगर कोतवाल बाबा काल भैरव से आशीर्वाद मांगा। इसके बाद पहुंचे जिला कार्यालय जहां नामांकन दाखिल किया। इसके बाद एक और तस्वीर आई। ये थी एनडीए घटक दलों के प्रमुख नेताओं की। ये सभी वाराणसी में मौजूद थे। सभी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार जन सेवा के लिए समर्पण, विकास के प्रति दृढ़ता और श्रेष्ठ भारत के लिए संकल्प जताया। इस बार तो ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। कोई भी सामने नहीं है। बनारस का एक एक मतदाता माननीय प्रधानमंत्री जी को रिकॉर्ड मतों से जिताकर तीसरी बार उनकी हैट्रिक लगाने जा रहा है। We are here to give the Prime Minister our wishes from Tamil Nadu, Rameswaram to Varanasi. The need of the hour today is nation's security, nation's economic growth, which can be done only by our Prime Minister Narendra Modi for the third consecutive time. साल 2024 के लोकसभा चुनाव में ना तो मोदी के लिए वाराणसी से चुनावी मैदान में इस बार कोई बड़ी चुनौती नजर आ रही है, और साथ ही 18वीं लोकसभा का भी हाल कुछ ऐसा ही है। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र, रामेंद्र, हरिकेश बहादुर सिंह गौतम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वाराणसी से हैट्रिक लगाने के लिए जब प्रधानमंत्री मोदी ने नामांकन भरा तो पूरा एनडीए परिवार मौजूद रहा। प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन पर एनडीए के घटक दलों के अलावा भाजपा के बड़े नेताओं ने दावा किया कि इस बार 400 पार होने जा रहा है। सभी बड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की रिकॉर्ड जीत का भरोसा जताया तो इस मौके पर मौजूद रहने को लेकर भी खुशी जाहिर की। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के दौरान दिखी ये सबसे सशक्त तस्वीर है, जो ये बताने के लिए काफी है कि एनडीए न सिर्फ चट्टान की तरह एकजुट है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति उनका विश्वास और समर्थन बेहद सशक्त है। वो भी ऐसे वक्त में जब विपक्षी गठबंधन में जीत के प्रति विश्वास और एकजुटता दोनों नदारद है। नामांकन में बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ ही एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और करीब करीब सभी दलों के कद्दावर नेता मौजूद रहे। इनमें शिवसेना के एकनाथ शिंदे, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान समेत एनडीए के तमाम दिग्गज शामिल रहे। एनडीए के सभी नेताओं ने एक साथ प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में एक बार फिर सरकार बनाने का संदेश दिया। हम लोग की ताकत ही हम लोग की एकजुटता है, और आज प्रधानमंत्री जी के समर्थन में पूरा एनडीए एक साथ उनके नामांकन में शरीक हुआ है। प्रधानमंत्री जी तो देश भर में उनके नाम पर लोग चुनाव जीतते हैं, और उनको चुनाव जीतने में क्या दिक्कत है, भारी मतों से यहाँ से चुनाव जीतेंगे। हमारे नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री जी का नामांकन के अवसर पर यहाँ पर आए थे। हम लोग सब भगवान से प्रार्थना किया है और उनके लिए सुंदर भविष्य की कामना किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में शामिल हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 2014 और 2019 के सभी रिकॉर्ड टूटने का दावा किया।
एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने प्रधानमंत्री मोदी को एनडीए की विजय का प्रतीक बताया। 2014, 2019 सब रिकॉर्ड इस बार टूटेंगे। सारे एनडीए के सभी नेतागण यहाँ पर आए थे, एक हमारी एकता भी बताने के लिए और इस देश का नेतृत्व कैसा होना चाहिए ये भी एक उसका एक मिसाल है। जनता पर हमारा विश्वास है और इंडिया आघाड़ी का बहुत बड़ा यहाँ उनको धक्का मिलने वाला है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन को ऐतिहासिक बताया। वहीं जनसेना पार्टी प्रमुख पवन कल्याण ने कहा कि एनडीए का हिस्सा होना सौभाग्य की बात है। As on today, for the last 10 years, he has done extremely well. Country needs him. India is going to play global role. All of us would be saying this, that he would be the third time he should hold the position of the Prime Minister, and which he is doing. आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने उम्मीद जताई कि वाराणसी की जनता फिर बड़ा जनादेश देगी। अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल, निषाद पार्टी के संजय निषाद, सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर ने भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को लेकर विश्वास जताया। और हम चाहते हैं कि अब दोबारा बड़ा मैंडेट बनारस की जनता दे। सौभाग्यशाली है देश की जनता कि मोदी जी यहाँ सुना रहे हैं बनारस में, और हम मछुआरों की जिम्मेदारी बनती है, गंगा पुत्रों की, कि मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। ये बनारस के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए खुशी का माहौल है कि आज देश के प्रधानमंत्री बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन पर एनडीए नेताओं की मौजूदगी ने जहां गठबंधन में एकजुटता का संदेश दिया, वहीं इंडी गठबंधन के दिग्गज नेताओं के नामांकन के दौरान ऐसी एकजुटता कहीं भी नजर नहीं आई। रायबरेली से राहुल गांधी के नामांकन में उत्तर प्रदेश में उनके गठबंधन सहयोगी सपा के प्रमुख अखिलेश यादव तक नहीं पहुंचे, तो वहीं कन्नौज से अखिलेश यादव के नामांकन के दौरान राहुल गांधी भी नदारद रहे। हालांकि चुनाव से इसे जनता किस तरह से लेती है ये तो 4 जून को नतीजों से ही पता चलेगा। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र, रामेंद्र और हरिकेश बहादुर सिंह गौतम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। 2014 में नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से नामांकन भरते हुए कहा था कि यहाँ मुझे न किसी ने भेजा है, ना मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। नरेंद्र मोदी का ये बयान वाराणसी वासियों के दिल में ऐसा बैठा कि आज 10 साल बाद भी काशीवासी उनके नाम की माला जपते नहीं थकते। इसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 और 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से बड़ी जीत हासिल की थी। पौराणिक रूप से संसार के प्राचीनतम शहरों में से एक वाराणसी, जिसे बनारस और काशी भी कहा जाता है, धर्म और आध्यात्म की राजधानी कही जाने वाली बाबा विश्वनाथ की इस नगरी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, जो 2014 के बाद से ही राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में है। इस सीट की सबसे ज्यादा चर्चा होना लाजमी भी है, क्योंकि वाराणसी से लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन केंद्र की राजनीति में अपनी अमिट छाप छोड़ने के लिए साल 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने गुजरात की वडोदरा सीट के साथ साथ आध्यात्म नगरी वाराणसी को भी चुना। संदेश साफ था और भाजपा को इसका फायदा भी मिला। 2014 के चुनाव में पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से अकेले 71 सीटों पर ऐतिहासिक जीत हासिल की और 1984 के बाद किसी भी दल द्वारा पूर्ण बहुमत के जादुई आंकड़े को पार कर लिया। 2014 में नरेंद्र मोदी ने वडोदरा में कांग्रेस के मधुसूदन मिस्त्री को 5,70,000 से ज्यादा मतों से हराकर जीत हासिल की। खास बात ये रही कि नरेंद्र मोदी को चुनाव में करीब 73% मत प्राप्त हुए। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने वाराणसी संसदीय क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को 3,71,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी। इस जीत के साथ नरेंद्र मोदी संसद पहुंचे और देश के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री मोदी को वडोदरा सीट पर भी जीत मिली थी, हालांकि उन्होंने प्रतिनिधित्व के लिए वाराणसी को चुना। बात करें पिछले लोकसभा चुनाव की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से खड़े हुए।
2019 के चुनाव में उनके सामने कांग्रेस ने अजय राय और समाजवादी पार्टी ने शालिनी यादव को मैदान में उतारा था, लेकिन नतीजे फिर भाजपा के पक्ष में रहे और प्रधानमंत्री मोदी ने शालिनी यादव को 4,79,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। प्रधानमंत्री मोदी को इस बार 63% से अधिक मत प्राप्त हुए थे। इस तरह से बतौर वाराणसी सांसद नरेंद्र मोदी फिर संसद पहुंचे और भाजपा ने लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनावी मैदान में हैं और उनके सामने हैं लगातार 3 बार इस सीट से हार झेल चुके कांग्रेस के अजय राय, जो इंडी गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर इस सीट से मैदान में हैं। वहीं बसपा ने अतहर जमाल लारी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। हालांकि राजनीतिक पंडितों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी आराम से जीत की हैट्रिक लगा लेंगे, लेकिन जीत का अंतर कितना बड़ा होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। लगातार तीसरी बार जब प्रधानमंत्री मोदी ने आज वाराणसी से अपना नामांकन किया तो काशी के आम लोगों में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने कल शाम बनारस में 5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था, उसमें भी बहुत बड़ी संख्या में आम लोग उमड़ पड़े थे। आज भी प्रधानमंत्री मोदी काशी में जहां जहां गए वहां बड़ी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया, तो फिर से उन्हें जिताने की बात भी कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से वाराणसी से नामांकन कर चुके हैं। लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कहना है वाराणसी की जनता का? आप देखें कि हमारे प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो कि नामांकन कर चुके हैं कचहरी से, इस बार काशी की जनता उन्हें भारी से भारी मतों से विजयी बनाएंगी और देश का प्रधानमंत्री चुनेगी। क्या माहौल है काशी में अब जब नामांकन हो चुका है? देखिए, काशी की जनता मोदी जी द्वारा अभी तक किए गए सभी कार्यों से बहुत संतुष्ट है। जनता के अंदर संतुष्टि का भाव है। इस बार सब लोग मिलकर के मोदी जी को देश में सबसे ज्यादा मतों से विजयी बनाने का प्रयास करेंगे। मोदी जी तो जीत रहे हैं, एक तरफा है लड़ाई और वो जीत रहे। ऐसा एक तरफा है? एक तरफा इतना कार्य किए हैं, अच्छा उनका मतलब व्यवहार भी है, सब कुछ अच्छा है। मोदी जी के बारे में क्या बताइए, नामांकन हो चुका है, क्या माहौल है? माहौल ठीक है, उनका नाम तो जो 400 पार है। आप भी काशी से हैं? जी। क्या कहना है? 400 का पार। यहाँ जो काम किए हैं काशी में वो न बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, उनका काम बोल रहा है कि काम क्या किया उन्होंने। देखिए कि ये काशी की जनता है। नामांकन के बाद हम प्रतिक्रिया ले रहे थे कि क्या माहौल है काशी में, तो आप खुद ही सुन लिए कि क्या माहौल है काशी में। काशी किस तरह से कह रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, अपनी जो बात रख रही है काशी की जनता। कैमरामैन मुरली पांडे के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, वाराणसी। वाराणसी से नामांकन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड पहुंचे और कोडरमा में उन्होंने विशाल चुनावी रैली को संबोधित किया। जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद और भ्रष्टाचार पर जमकर प्रहार किए। नक्सलवाद को खत्म करने की गारंटी देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मोदी को चुनौतियों को टालना नहीं, मोदी को टकराना आता है और जब फौलादी हौसला हो तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी चरण चूमने लग जाती है। उन्होंने कोडरमा की जनता से कहा वो काशी के लिए पीएम नहीं एमपी हैं और कोडरमा की जनता के लिए वो ही पीएम भी हैं और उनके एमपी भी। मैं आज काशी में अपना नामांकन दाखिल करने के बाद ये मेरी पहली जनसभा है और मैं देख रहा हूं कि काशी हो या कोडरमा या गिरिडीह, एक ही बात गूंज रही है। फिर एक बार काशी के लिए मैं पीएम नहीं एमपी हूं। कोडरमा और गिरिडीह वालों को भी यही समझकर वोट डालना है, मोदी ही आपका एमपी है, मोदी ही आपका पीएम है।
प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, लेफ्ट और इंडी गठबंधन पर भी निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने जेएमएम, कांग्रेस, लेफ्ट के इंडी गठबंधन को इन सारी बुराइयों का सबसे बड़ा मॉडल बताया। मैंने लाल किले से कहा था और मैंने डंके की चोट पे कहा हुआ है, छुपा करके नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा था मैं भारत को भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण से मुक्त होना के लिए अपना जीवन खपा दूंगा। जेएमएम, कांग्रेस, लेफ्ट, इंडी गठबंधन इन सारी बुराइयों का सबसे बड़ा मॉडल है। मैं चोरों को नींद से सोने नहीं दूंगा। मैं उनकी नींद तो उड़ा दूंगा, उनके खजाने भी खाली करके रखूंगा। ये पैसे आपके हैं, इन पैसों के मालिक आप हैं। कोई चोरी लूट नहीं कर सकता है। मोदी इन पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है और इसलिए ये मोदी को गोली मारने की बातें करते हैं, मोदी को गोली गालियां देते हैं। भाजपा समेत एनडीए के बड़े नेताओं ने आज दिन भर जमकर प्रचार किया। अमित शाह बंगाल पहुंचे तो जेपी नड्डा ने अमेठी में चुनाव प्रचार किया। मुंबई में पीयूष गोयल ने वोट मांगे तो हिमाचल में भी भाजपा नेताओं का प्रचार देखने को मिला। कैसा रहा एनडीए नेताओं का आज दिन भर प्रचार, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के 4 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। बाकी बचे चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में एनडीए के दिग्गज नेताओं ने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के बनगांव में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। शिक्षक भर्ती की घोटाले वाले, गाय तस्कर वाले, कोयला तस्करी वाले और पैसे के बदले सवाल करने के घोटाले वाले, आप सभी को जेल में जाने की तैयारी रखनी है। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के अमेठी में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त हो चुकी है और देश के कोने कोने में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। 10 साल पहले यहाँ अमेठी में पता नहीं चलता था कि सड़क में गड्ढा है क्या गड्ढे में सड़क है। आज पक्की सड़कें गांव-गांव तक उसका जाल फैल रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है और स्मृति ईरानी जी की मेहनत है, जिसके कारण से आज ये बदलाव। केंद्रीय मंत्री और मुंबई उत्तर से भाजपा के उम्मीदवार पीयूष गोयल ने 400 से अधिक सीटें पीएम मोदी की झोली में जाने का दावा किया। आगे आने वाले अमृत काल में एक विकसित भारत बनाने के लिए अब देश की जनता ने मन बना लिया है। 400 से अधिक सीटें मोदी जी की झोली में जाएंगी और उत्तर मुंबई एक रिकॉर्ड मार्जिन से मोदी जी को जीत में मिलेगी। उधर 7वें चरण के लिए नामांकन समाप्त हो गया है। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज करने का दावा किया। आज मैंने जो है मंडी, जिसे मंडी कहा जाता है, वहाँ से नॉमिनेशन फाइल किया है और सारे मंडी में ही सब बहुत उत्साहित है और हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की और गर्व की बात है कि हमारी जो मंडी की बेटी है, मुझे जो है वो मौका मिला है प्रत्याशी के रूप में भाजपा से। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि लोग बहुत ही उत्साहित है और एक त्योहार की तरह यहाँ पर जो है माहौल बना है। वहीं भाजपा उम्मीदवार सुभाष शर्मा ने पंजाब के आनंदपुर साहिब लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार लोकसभा प्रत्याशी रणजीत चौटाला के समर्थन में प्रचार किया। जनादेश डेस्क, टीटी न्यूज।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर अमेठी की अनदेखी का आरोप लगाया। यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी जी ने 10 साल में करके दिखाया कि काशी कैसी होनी चाहिए, संसदीय क्षेत्र कैसा होना चाहिए, और जनता ने अमेठी से भी एक प्रधानमंत्री चुना था, लेकिन उन्होंने अमेठी को क्या कर दिया या क्या दिया। काशी में जाकर के देखिए, मोदी जी ने 10 वर्ष में करके दिखा दिया कि काशी कैसे होनी चाहिए, संसदीय क्षेत्र कैसे होना चाहिए, और जैसे काशी के लिए किया ऐसे देश के लिए मोदी जी ने किया। एक प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने काशी को चमका के रख दिया, और एक अमेठी में भी तो आपने प्रधानमंत्री चुना था, क्या दिया अमेठी को? जिला मुख्यालय तक नहीं दिया। लोकसभा के 5वें चरण के लिए एनडीए गठबंधन के नेताओं का प्रचार भी जोर शोर से आज नजर आया। प्रियंका गांधी अमेठी पहुंची तो सचिन पायलट ने रायबरेली में प्रचार किया। यूपी के झांसी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने साझा चुनावी रैली को संबोधित किया। अरविंद केजरीवाल हरियाणा में प्रचार करने पहुंचे तो हिमाचल में भी कांग्रेस नेताओं ने जन समर्थन मांगा। कैसा रहा एनडीए गठबंधन का आज दिन भर का प्रचार, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के लिए इंडी गठबंधन के सदस्य दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यूपी के झांसी में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इंडी गठबंधन की जीत का दावा किया और सत्ता में आने के बाद अग्निवीर योजना को समाप्त करने की बात कही। इलेक्शन जो है पहली बार ये इस संविधान को बचाने का इलेक्शन है। भाइयों और बहनों, जो भी आपको मिला है, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, माइनॉरिटी को, गरीब जनरल कास्ट को, वो इस किताब ने आपको दिया है। हम इंडिया गठबंधन के लोग अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। न केवल नौकरी के रास्ते खुलेंगे, बल्कि अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अमेठी में भाजपा पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। तो वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर कहा कि वो रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे तो 10 साल की उम्र से मैंने यहाँ पे प्रचार किया उनके लिए। जब मैं पूछती थी कि क्या प्रचार करूं, क्या बोलूं जनता को, कहते थे जनता को जाके समझाओ कि हमने कितना काम किया है। रायबरेली में एक तरफा चुनाव है, राहुल गांधी जी रिकॉर्ड मतों से जीतकर जाएंगे यहाँ पर, और उनके लड़ने से न सिर्फ इस पूरे इलाके और प्रदेश में लेकिन गठबंधन को बहुत मजबूती मिल रही है। चंडीगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मनीष तिवारी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने से पहले मनीष तिवारी ने रोड शो भी किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो वहीं शिमला में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि राज्य की 4 सीटों पर कांग्रेस की अच्छी स्थिति है। मुझे लगता है इसमें बढ़ चढ़ के कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे, इसीलिए हमें उम्मीद है कि ये 4 हमारे लोकसभा के चुनाव और ये बाई इलेक्शंस भी हम अवश्य इसमें सफलता हासिल करेंगे। राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जनता किस पर भरोसा जताती है ये तो 4 जून की मतगणना के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई दुर्व्यवहार की घटना को आम आदमी पार्टी ने स्वीकार कर लिया है। आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस मामले में कहा है कि ये बहुत ही निंदनीय घटना है। पूरी घटना का संज्ञान लिया गया है। स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है।
संजय सिंह के इस बयान के बाद भाजपा हमलावर है। भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि संजय सिंह ने मान लिया कि राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को सीएम हाउस में पीटा गया। कपिल मिश्रा ने कहा कि केजरीवाल ने 31 घंटे तक इस मामले को दबाया है। स्वाति मालीवाल के मामले में संजय सिंह का जो बयान आया है वो ये बात तो स्पष्ट करता है कि स्वाति मालीवाल के साथ हिंसा हुई है, मुख्यमंत्री के घर में हुई है, प्रताड़ना हुई है और विभव कुमार ने की है। अब संजय सिंह कह रहे हैं कि इसमें केजरीवाल एक्शन लेंगे। केजरीवाल क्यों एक्शन लेंगे? केजरीवाल ने अभी 31 घंटे हो गए, पुलिस को क्यों नहीं सूचना दी? मुझे लगता है कि संजय सिंह के इस बयान के बाद कि स्वाति मालीवाल को पीटा गया, मारा गया, मुख्यमंत्री के घर में मारा गया, इस बयान के बाद अब पुलिस को कॉग्निजेंस ले लेनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि ये समय मामले का संज्ञान लेने का नहीं बल्कि तुरंत कार्रवाई करने का है। उन्होंने कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। एक बहन के साथ अगर मुख्यमंत्री आवास में इस तरह की घटना घटती है, उसके पीछे का दोषी कौन है? मुख्यमंत्री खुद अंदर थे, उसी समय पुलिस को बुलाना चाहिए था, कार्रवाई करने के लिए कहना चाहिए था। और 36 घंटे के बाद भी पुलिस कार्रवाई की बात नहीं कर रहे हैं कि हम संज्ञान लेंगे। तो सीधा सीधा लिपापोती करने की कोशिश की जा रही है। राजनीतिक दबाव के चलते स्वाति मालीवाल को चुप कराया जा रहा है और जो घटना है उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का अंतिम संस्कार मंगलवार शाम पटना के दीघा घाट पर किया गया। उनका पार्थिव शरीर विशेष विमान से नई दिल्ली से पटना के राजेंद्र नगर इलाके में उनके आवास पर लाया गया। वे कैंसर से पीड़ित थे और सोमवार शाम उनका निधन नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में हो गया था। अपने नेता के अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, नेता और आम लोग मौजूद रहे। राजेंद्र नगर इलाके में उनके आवास पर सार्वजनिक श्रद्धांजलि के बाद उनके पार्थिव शरीर को बिहार विधानसभा और फिर प्रदेश भाजपा कार्यालय ले जाया गया। यहाँ भी बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पार्थिव शरीर को दीघा घाट ले जाया गया और यहीं पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को अंतिम श्रद्धांजलि दी। सुशील जी उन नेताओं में से हैं जिन्होंने भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक अपने जीवन के 40 साल लगाए और बचपन में, युवा काल में उन्होंने स्टूडेंट लीडरशिप की। विचार को उन्होंने पहले विश्वविद्यालय के छात्रों में उसको आगे बढ़ाया और बाद में राजनीतिक जीवन में आकर भारतीय जनता पार्टी में जो विचार हमारे थे उसको शैशव अवस्था से बढ़ाते हुए आज बिहार के हर तहसील, हर गांव, हर बूथ तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर